वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 23 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। ये जानकारी है प्रारंभ 2023 की बैच के बारे में, जहां पर अगर आप इसे 28 फरवरी के पहले एक्सेस करते हैं तो आपको मिलते हैं 4 बेनिफिट्स। जैसे जो लोग पहले इनरोल कर रहे हैं उन्हें 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पहले से ही स्टूडेंट रहे हैं किसी कोर्स के ओनली आईएएस के, वो 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 8 डेज का मेंटरशिप सेशन होगा जिसमें उन्हें गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे तैयारी को स्टार्ट करना है और वो लास्ट टाइम की जल्दीबाजी से बच जाएंगे। कोर्स को अवेल करने के लिए जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं onlyispraramb@gmail.com पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज के बारे में है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। ये देखिए जो एयरफोर्स स्टेशन है जोधपुर में, वहां पर कंडक्ट होने वाला है। ओमान की लोकेशन आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। ये है यूएई, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया और ये यमन, और यहाँ पर आपको ओमान दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, 2009 से ही होती रही है। सर्टेन गैप्स पर ये छठी एक्सरसाइज है जो होने वाली है। अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर दोनों एयर फोर्सेस के बीच में कि वो अपनी कैपेबिलिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेटर कर सकते हैं। इंडिया और ओमान के बीच में कुछ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि नसीम अल बहर, ये बाइनियल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, तो ये नेवीज के बीच में होती है। और अल नगाह, ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये मिलिट्री के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अभी हाल ही में कंटिन्यूएशन को, मतलब ये जो स्कीम है ये जारी रहेगी मार्च 2026 तक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इसके माध्यम से किसी की कैपेसिटी को और बेटर किया जाएगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की। हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है देश के लिए। इसी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स को फ्रेम करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट अपनी फंक्शंस को ओवरसी करने के लिए डेटा एंड फैक्ट्स का जो इस्तेमाल करती है वो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। अगर ये मिनिस्ट्री सही से डेटा कलेक्ट ना करे तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये मिनिस्ट्री अपना डेटा बढ़िया से कलेक्ट कर सके और इसकी कैपेसिटी और बढ़िया हो जाए, इसके लिए जो स्कीम वर्क करती है दैट इज कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। इसके माध्यम से उन्हें जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रा है उसे दिया जाता है, बेटर किया जाता है। टेक्निकल या मैन पावर का जो रिसोर्स उन्हें रिक्वायर्ड है वो मिलता है, ताकि वो सही समय पर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट कर सके। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसमें 2 सब स्कीम्स होती हैं, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग यानी कि SSS। इसके माध्यम से उनकी कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाता है ताकि वो स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से कलेक्ट करें और उनके ऑपरेशंस बेटर हो सकें। डेटा को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, डिसेमिनेट करना उनके लिए आसान हो। और दूसरा होता है इकोनॉमिक सेंसस, जिसमें जो भी नॉन फार्म इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर, हम उन्हें काउंट करते हैं, देखते हैं वो कितने हैं और कैसे इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रीफ बाल बरियर्स के बारे में है। रीफ बाल बरियर्स एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है, जहां पर ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब ये जो रीफ बाल बरियल्स हैं, ये इंसानों का बरियल होगा, ह्यूमंस का, जिसे घर बना सकेंगे कोरल्स। रीफ बाल बरियल्स एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें सपोज करिए कि एक व्यक्ति को क्रीमेट कर दिया गया, उसे जला दिया गया, उसके शरीर की जो बची हुई राख है उसे कई तरीके से अंतिम रूप दिया जा सकता है। कई बार उसे नदियों में या फिर समुद्र में बहा दिया जाता है, कई बार उसे जमीन में दफना दिया जाता है। लेकिन एक तरीका और हो सकता है जहां पर हम उस राख को मिक्स कर देते हैं एक न्यूट्रल परफोरेटेड कंक्रीट डोम के साथ, जिसे रीफ बाल कहा जाता है। रीफ बाल जो है उसमें बेसिकली उसके पीएच को इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है कि जो मरीन एनिमल्स या प्लांट्स हैं उस पर जगह बना सकें। जो बरियल होता है उसे ओशन बरियल कहा जाता है या सी बरियल कहा जाता है। ये जो कंक्रीट डोम होता है जिसमें उस इंसान की राख को मिलाया जाता है, उसे समंदर में रख दिया जाता है। जो रीफ बाल्स होती हैं उन्हें सीबेड के नज़दीक में रखा जाता है, जिससे मरीन लाइफ उस पर अट्रैक्ट हो और उसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सके।
जो कॉन्सेप्ट है ओशन बरियल का वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है बिकॉज ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव हो गया है ट्रेडिशनल बरियल या क्रिमेशन का। यद्यपि जलाना तो तब भी इसमें बॉडी को पड़ता है, क्रिमेशन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें 400 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी होता है। देखिए जो सी बरियल है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट और रोम में इस प्रकार के बरियल प्रचलित हुआ करते थे। साउथ पैसिफिक में हमने देखा कि एक व्यक्ति के शरीर को एक छोटी सी नाव पे रख दिया जाता था, उसके बाद उसे समंदर में ढकेल दिया जाता था और समंदर में किसी व्यक्ति की राख को बिखेर देना, ये तो एशिया में बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है। आपने वाइकिंग मूवीज देखी हो या फिर वेब सीरीज देखी हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो वाइकिंग हीरोज हुआ करते थे उन्हें एक बोट पे रख दिया जाता था, उनके मरने के बाद फिर उस बोट में आग लगा के उसे बहा दिया जाता था। तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस तो काफी लंबे समय से प्रचलन में रही हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्यंजन द्वादशी के बारे में है। ये उड़ीसा में अभी ऑब्जर्व किया गया जिसके माध्यम से फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करके या उस तरीके का एक सिंबॉलिज्म क्रिएट किया जाता है थ्रू दिस फेस्टिवल। जो व्यंजन का मतलब होता है ना अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें, व्यंजन। तो ये फेस्टिवल उड़ीसा का जो टेम्पल टाउन है पूरी वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे कई सारे वैरायटी के भोजन बनाए जाते हैं जिन्हें आप व्यंजन कह सकते हैं। लगभग 701 डिशेस तैयार की जाती हैं। जो 12वां दिन होता है द्वादशी का शुक्ल पक्ष में मार्गशीर्ष के महीने में, जो मिड दिसंबर से मिड जनवरी के बीच का समय होता है। जो फेस्टिवल होता है वो महाभारत के एक एपिसोड को संज्ञान में लेकर सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर भगवान कृष्ण जब कई सारे डेमन से लड़ते हुए काफी कमजोर हो जाते हैं तो उनकी मां को लगता है कि उनके बेटे को ये कमजोरी इस वजह से है क्योंकि उसे न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा। तो वो भगवान श्री कृष्ण के लिए खूब सारे अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करती हैं ताकि वो और अच्छे हेल्दी हो जाए। उसी चीज को याद करते हुए उसके बाद वो उस भोजन को भगवान श्री कृष्ण को और उनके मित्रों को खिलाती भी हैं। तो उसी चीज को कमेमोरेट करते हुए ये व्यंजन द्वादशी है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 के बारे में है। इसे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। लोगों का ओपिनियन मांगा जा रहा है। इसके माध्यम से जो डेटा सरकार के पास है उसकी एक्सेस और क्वालिटी को एनहेंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें एक क्लॉज है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और उम्मीदतन इसका विरोध भी होगा। इसमें देखिए डेटा को लेकर कुछ प्लान्स बनाए जा रहे हैं। जो भी डेटा कलेक्ट, जनरेट या स्टोर किया जाएगा गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के द्वारा, वो कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ आपस में शेयर कर सकेंगे। इसके तहत एक इंडिया डेटा ऑफिस बनाने की बात चल रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम करेगा। ये जो भी डेटा सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास है उसे स्ट्रीमलाइन करेगा और कंसोलिडेट करेगा और जो पब्लिक डेटा रिपोजिटरीज हैं उन्हें उस डेटा को शेयर कर देगा। ये डेटा गवर्नमेंट और बाकी के स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जा सकेगा। यहां पे जो सारा लफड़ा है ना वो ये अदर स्टेक होल्डर्स वाला है। अब इसका क्या लफड़ा है आप समझ जाओगे। एक इंडियन डेटा काउंसिल भी होगी, इसके भीतर ही आईडीओ वर्क करेगा, यानी कि इंडियन डेटा ऑफिस। इसमें 5 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे। इनके पास काम होगा कि डेटा को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करें, हाई वैल्यू डेटाबेस को डिफाइन करें कि कौन सा डेटा हाई वैल्यू है, कौन सा लो वैल्यू का है। डेटा स्टैंडर्ड फाइनलाइज किया जाए कि किस स्टैंडर्ड का डेटा कलेक्ट और मेंटेन किया जाएगा। मेटा डाटा कैसे तैयार किया जाएगा। मेटा डेटा वो डेटा होता है जो किसी अन्य डेटा के बारे में जानकारी देता है। वो उस डेटा की स्पेसिफिक जानकारी तो नहीं देगा लेकिन ये बता देगा कि डेटा किस बारे में है और ये जो जानकारी हमें इस डेटा से मिल रही है इसे ही हम मेटा डेटा बोलेंगे। स्टैंडर्ड पॉलिसीज तैयार की जाएंगी इंडियन डेटा काउंसिल के द्वारा। एक कॉमन डेटाबेस बनेगा। जो सभी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं उनके पास एक कंपलसरी डेटा को उन्हें शेयर करना होगा कॉमन डेटाबेस में, जो कि एक सर्चेबल डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाए, सभी मिनिस्ट्रीज उस डेटा को एक्सेस कर सकें। अब यहां पर एक मामला आता है डेटा के मोनेटाइजेशन का। जो डेटाबेस सरकार के पास अवेलेबल होगा वो उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। मोनेटाइज करने का यहां पे मतलब यह है कि वो जो अदर स्टेक होल्डर्स वाला मामला था उसमें आएंगे स्टार्टअप, एंटरप्राइज, इंडिविजुअल और रिसर्चर्स जिन्हें वो डेटा बेचा जा सकेगा। वो सरकार को पैसे देके उस डेटा को खरीद सकते हैं थ्रू डेटा लाइसेंसिंग, शेयरिंग या वैल्यूएशन। वहां पे डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की कुछ जो संज्ञान है वो लिए जाएंगे, उन बातों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कितना और कैसे ये बड़ा विवादित है। सारी बातें बड़ी ब्लर लिखी गई हैं। वो कैसे सारा डेटा बेचने के बाद उसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएंगे। सरकार का ये पक्ष है कि वो किसी ऐसे डेटा को नहीं बेचेंगे जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हो,
लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के उस डेटा को एनालाइज करके बाकी की इंफॉर्मेशन भी निकाली जा सकती है। तो इसके माध्यम से तो सीधे सीधे डेटा को बेचने की तैयारी चल रही है, यू कैन से। जो डेटा शेयरिंग टूल किट है उसे भी तैयार किया जाएगा कि कौन सा डेटा शेयर हो सकता है और कौन सा नहीं, और ऐसा करते वक्त कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, उसे कैसे मैनेज करना है। जो गाइडलाइंस हैं उन्हें इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि यह भी डिसाइड किया जा सके कि सरकार डेटाबेस कितने लंबे समय तक रखेगी। अब यहां पर देखते हैं कि इस जो पॉलिसी है वो कहां तक काम कर पाती है और इससे जो प्राइवेसी वाला मामला आएगा उसे कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन गई थी। पिटिशनर जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, उन्होंने कहा कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए, स्पेसिफिकली पैट्रियोटिज्म, यूनिटी ऑफ नेशन, ये वाला मामला। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति उसे फॉलो नहीं भी करता तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा या उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। लेकिन पिटिशनर का मानना है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल डिफाइंड लॉ होना चाहिए जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की ड्यूटी को डिफाइन कर सकें। और इसके लिए वो गीता का हवाला भी देते हैं जहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं कि ड्यूटीज किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होती हैं। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी किया कि आप देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का बैकग्राउंड देखते हैं। ये पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में। ये तब किया गया जब इलेक्शन सस्पेंड किए जा चुके थे और सिविल लिबर्टीज को कब किया जा चुका था, मतलब इंडिया में समय था इमरजेंसी का। उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान आया। भारत में वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A में इसका प्रावधान किया गया है। 10 को तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही लाया गया था, यद्यपि जो 11वीं ड्यूटी थी उसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 86th अमेंडमेंट के माध्यम से इनकॉर्पोरेट करती है। ये स्टैच्यूटरी ड्यूटीज हैं जो बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सिटीजन अपने ऑब्लिगेशंस को समझे। आप केवल फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकते, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के इस कॉन्सेप्ट को हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। उस समय यद्यपि इसका नाम USSR हुआ करता था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं? पहला तो हमें संविधान से अबाइड करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। जो आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जो नोबल आइडियल्स हैं उन्हें फॉलो और चेरिश करना चाहिए। नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम के दौरान जो इवॉल्व हुए, हमें देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना है, कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस रेंडर करनी है जब भी ऐसा कहा जाए करने को। हार्मनी को प्रमोट करना है और कॉमन ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना है। रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी के ऊपर उठ के हमें अपनी रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है और कंपोजिट कल्चर को बचा के रखना है। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बचाना है जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ शामिल होते हैं। हमें साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस को छोड़ना है। हमें एक्सीलेंस की ओर हर स्फीयर में आगे बढ़ना है। और 11वां जो ऐड किया गया कि गार्जियंस या पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 2017 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जाता है। दूसरा, ये लीगल ड्यूटीज के साथ जुड़ी हुई हैं। ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे और जो आपका सही जवाब था दैट वाज D, यानी कि neither 1 nor 2। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो कि जर्मनी के म्यूनिक में हुआ। इंडिया इसमें पार्ट ले रहा है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी के मुद्दों पर बातचीत होती है। ये बातचीत जर्मनी में 1963 से ही होती रही है। फरवरी में हर साल इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट फोरम ही बन चुका है हाल फिलहाल में, जहां पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स इकट्ठा होते हैं और एक इंडिपेंडेंट फोरम के तौर पे यहां पर सिक्योरिटी के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। 350 सीनियर फिगर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं 70 कंट्रीज से, जो दुनिया भर में करंट और फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत करके उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने इस अम्ब्रेला स्कीम को 2025-26 तक कंटिन्यू किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। सारा पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करती है। इसके माध्यम से हम बॉर्डर इंफ्रा को और मजबूत करते हैं ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट, पुलिसिंग और गार्डिंग बेहतर हो सके। यहाँ पर जो स्कीम है इसमें बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाता है, जैसे कि बॉर्डर की फेंसिंग करना, वहाँ पे लाइट्स लगवाना, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ऑप्ट करना जैसे कि ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करना, बॉर्डर रोड बनाना, BOP बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना,
इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर्स जहां पर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, वहां पर इन सभी चीज़ों को डेवलप करने में जो खर्च आता है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम के तहत दिया जाता है। एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के एक हिस्से को जो रेबल्स के कंट्रोल में था उन्हें 2 हिस्सों में बांटकर 2 कंट्रीज के रूप में एक्सेप्टेंस दे दी है। ये 2 नए देश जिसे रशिया अब रिकॉग्नाइज कर चुका है, डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुशांक पीपल्स रिपब्लिक। लोकेशन देखिए, ये यूक्रेन है, ये रशिया का हिस्सा है। क्रीमिया वो 2013 में कब्जा चुका है। ये है लुशेंक और ये है डोनेस्क का एरिया। तो वो इसे 2 कंट्रीज के रूप में रिकॉग्नाइज कर चुका है। यहां पर रेबल्स काफी लंबे समय से 2014 से ही यूक्रेन की फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके बाद उसने अनाउंस कर दिया है कि अब उसकी फोर्सेस इन दोनों ही रिपब्लिक्स को डिफेंड करने के लिए इनके अंदर जाएंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे यूक्रेन के भीतर इंट्रूजन के तौर पे देखेगा। रेबल लीडर्स ईस्टर्न यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट डोनेस्क और लुगांस्क की टेरिटरीज हैं उनको लेकर पुतिन से अपील कर चुके हैं कि आप हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और उन्होंने अभी इसे रिकॉग्नाइज कर भी लिया है। वो 2014 से ही रशिया के समर्थन से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 13,000 लोग इस कन्फ्रंटेशन में मारे जा चुके हैं। अब ये 2 रीजन रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। इसे यूक्रेन रशियन ट्रूप्स का यूक्रेनियन टेरिटरी में इंट्रूजन या एंट्री करना मानेगा। देखते हैं ये विवाद कितना बढ़ जाएगा और इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे। रिवीजन करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, गलत है, इट्स यूएसएसआर। ईस्टर्न एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज इंडिया ओमान के बीच में, दैट्स ट्रू। व्यंजन द्वादशी पुरी के उड़ीसा के पुरी टेम्पल टाउन में, दैट्स ट्रू। BIM स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। डोनेस्क और लुहांस्क यमन में है, गलत, यूक्रेन में है और अभी इन्हें 2 इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो यमन में है, ये गलत हो गया। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।